गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, ये बीकॉम पार्ट सेकंड की क्लास है जिसमें मैं आपको आज नेतृत्व या लीडरशिप जो चैप्टर अपन पिछले कुछ दिन से पढ़ रहे हैं उसके बारे में आगे कुछ बताने जा रहा हूं। अभी तक अपन ने ये देखा कि नेतृत्व का अर्थ क्या है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं और नेतृत्व और प्रबंध में क्या अंतर है, नेतृत्व की क्या विशेषताएं हैं, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। आज मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ इसमें, जो कि एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, और वो ये है कि नेतृत्व की शैलियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीडरशिप या लीडरशिप स्टाइल्स की लीडरशिप कितने प्रकार की होती है, क्या इसके स्टाइल होते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी दो व्यक्ति एक प्रकार के कभी नहीं होते। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ ना कुछ भिन्नता लिए हुए होता है। उसी प्रकार से दो जो नायक होते हैं वो भी कभी एक जैसे नहीं होते। हर एक नायक दूसरे नायक से भिन्न होता है। तो जब नायक एक दूसरे से भिन्न है तो उनकी नेतृत्व करने की जो शैलियाँ हैं वो भी भिन्न होंगी। लेकिन हर एक नायक अपने दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अपनी नेतृत्व शैली से अपने संगठन का नेतृत्व करता है। हालांकि हर एक नायक की अपनी अपनी शैलियाँ हैं, अपनी अपनी विधियाँ हैं नेतृत्व प्रदान करने की, लेकिन प्रमुख रूप से या मोटे रूप से हम कहें तो नेतृत्व की शैलियों को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है निरंकुश, सत्तावादी, तानाशाही या निर्देशात्मक नेतृत्व, ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, डायरेक्टिव लीडरशिप। दूसरा आता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, और तीसरा आता है इसके अंतर्गत स्वतंत्रवादी या उदारवादी नेतृत्व, फेयर लीडरशिप। तो ये 3 प्रकार की लीडरशिप है, इनको अपन पढ़ते हैं। पहला जो है उसमें है निरंकुश, सत्तावादी, तानाशाही या निर्देशात्मक नेतृत्व। विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, निरंकुश, सत्तावादी, ऑटोक्रेटिक, जिसमें कि नायक ही सर्वे सर्वा होता है। मतलब संस्था का जो नायक है या जो नेता है वो ही सर्वे सर्वा होता है और अधीनस्थों को वो सब कुछ करना पड़ता है जो उन्हें कहा जाता है। मतलब निरंकुश या तानाशाही नेतृत्व प्रणाली या शैली के अंतर्गत नेता सब कुछ होता है और अधीनस्थ जो होते हैं उनको वह सब कुछ करना पड़ता है जो उनको करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार की नेतृत्व शैली जो होती है उसमें समस्त जो अधिकार है, राइट्स जो हैं, वो नायक या नेता के पास केंद्रित होते हैं और वह स्वयं इस संस्था के उद्देश्यों तथा नीतियों को निर्धारित करता है। मतलब सब जितने भी अधिकार हैं सब उसके पास हैं। वही उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव तय करेगा, वही पॉलिसीज को तय करेगा, निर्धारित करेगा तथा अधीनस्थों को कार्य करने के लिए आदेश निर्देश देता है। मतलब वो सब कुछ तय करने के बाद जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको कार्य करने के लिए आदेश निर्देश देता है। अधीनस्थ निर्देशित कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। मतलब जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको कार्य करना ही पड़ता है। उन्हें किसी कार्य का विरोध या उसके बारे में प्रश्न करने का अधिकार नहीं होता। अधीनस्थ जो होते हैं उनको कोई अधिकार नहीं होता, वो किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं कर सकते। और जैसे सैनिक संगठन होते हैं कि जो सेना के अधिकारी ने कह दिया वो नीचे के सैनिकों को मानना ही पड़ता है और वो कोई भी प्रश्न नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार का ये एक शैली है जिसमें कि जो बॉस कह देता है उसी बॉस की बात को मानना पड़ता है और अधीनस्थ किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रखते, ना कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, ना कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। अधीनस्थ निर्देशित कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और उन्हें किसी प्रकार का विरोध करने का अधिकार नहीं होता। इसके विपरीत यदि अधीनस्थ आदेशित कार्य को पूरा नहीं करते, अगर मान लो जो कार्य दिया गया उसको पूरा नहीं करते तो उसे पूरा करने में या फिर लापरवाही बरतते हैं तो नायक उन्हें दंडित भी कर सकता है। यानी ये वो शैली है जिसमें नायक जो है उनको दंडित भी कर सकता है। इस प्रकार के नेतृत्व के अंतर्गत जो कार्य करने वाले अधीनस्थ होते हैं उनको अपने मुंह पर ताला लगाकर कार्य करना पड़ता है एक तरीके से। और इस प्रकार के नेतृत्व के अंतर्गत सलाह, सुझाव, परामर्श, शिकायत, समस्या, ये सब कुछ सुनाई ही नहीं पड़ते। इन शब्दों का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। संक्षेप में इस प्रकार के नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत नायक जो है निरंकुश और तानाशाह होता है। मतलब इस प्रकार की जो नेतृत्व प्रणाली है उसमें जो नेता है, नायक है, वो निरंकुश होता है
ऑटोक्रेटिक होता है, तानाशाह होता है तथा अधीनस्थ किसी भी बात को सुनना या समझना आवश्यक नहीं समझता है। मतलब अधीनस्थों को कोई वैल्यू ही नहीं देता और उनकी कोई बात को सुनना समझना आवश्यक नहीं समझता है। निरंकुश नेतृत्व शैली जो है, इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहली विशेषता है कि नेतृत्व की प्रणाली के अंतर्गत नायक यह मानकर चलता है कि कर्मचारी कामचोर होते हैं तथा उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं। मतलब निरंकुश नेतृत्व प्रणाली में नायक ये मानकर चलता है कि कर्मचारी कामचोर होते हैं और उत्तरदायित्वों से बचना चाहते हैं। निरंकुश नेतृत्व के अंतर्गत समस्त अधिकार और शक्तियां नायक के हाथों में ही केंद्रित होती हैं। दूसरा, नायक स्वयं ही समस्त निर्णय करता है। इस शैली के अंतर्गत नायक जो है वो सारी डिसीजन लेता है। फिर नायक ये सभी अधिकार संस्था की संगठन संरचना एवं उसके नियमों के अंतर्गत प्राप्त करता है। मतलब नायक को ये अधिकार संगठन संरचना के अंतर्गत नियमों के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार के नेतृत्व के अंतर्गत नायक का सभी अधीनस्थों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। नेक्स्ट, नेतृत्व की इस प्रणाली के अंतर्गत नायक अधीनस्थों से कार्य कराने के लिए पुरस्कार और दंड दोनों का प्रयोग करता है। मतलब नायक जो है सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। वो सकारात्मक होता है तो पुरस्कार विचारधारा को अपना लेता है, नकारात्मक होता है तो दंड विचारधारा को अपना लेता है। इस प्रकार के नेतृत्व के अंतर्गत अधीनस्थों को अपनी बात या समस्या नायक के समक्ष रखने का अधिकार नहीं होता है। नायक स्वयं ही अपनी स्वेच्छा से संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार के नेतृत्व के अंतर्गत अधीनस्थ तो केवल आज्ञा पालक होते हैं, वो तो केवल ओबीडियंट होते हैं, जो काम कहा जाए उसको करते हैं। इसमें अधीनस्थ की कार्यप्रणाली एवं कार्यों पर कड़ी नजर रखी जाती है। मतलब जो नायक है या नेता है वो अधीनस्थों की कार्यप्रणाली पर या उनके कार्यों पर बहुत अच्छा खासा सुपरविजन रखते हैं, तीव्र निगाह रखते हैं। और लास्ट है, इस प्रकार की नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत संप्रेषण प्रायः ऊपर से नीचे की ओर अधिक होता है। मतलब जो कम्युनिकेशन है वो फ्रॉम अप टू डाउन होता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड होता है, क्योंकि ऊपर से ही आदेश निर्देश सारे प्रसारित होते हैं जिनके की अधीनस्थों को पालन करना पड़ता है। तो ये नेतृत्व की पहली शैली हुई जिसे हम निरंकुश, सत्तावादी, तानाशाही या निदेशात्मक नेतृत्व के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, दूसरी जो शैली है नेतृत्व की, लीडरशिप की जो स्टाइल है वो है प्रजातांत्रिक या जनतांत्रिक नेतृत्व। अब नाम से ही स्पष्ट है, प्रजातांत्रिक या जनतांत्रिक, मतलब ये ऑटोक्रेटिक या तानाशाही नेतृत्व शैली के एकदम विपरीत प्रकृति की है। और इसमें क्या होता है, जैसे वहाँ पर समस्त अधिकार नेता के हाथ में केंद्रित होते हैं, यहाँ पर अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो जाता है और नेता अपने अधिकार नीचे के लेवल पर काम करने वाले व्यक्तियों को डेलीगेट कर देते हैं। नेतृत्व की इस प्रणाली जो है इसके अंतर्गत शिकायतों का, सुझावों का, समस्याओं का या विचारों के आदान प्रदान का स्वागत किया जाता है। नेतृत्व की यह प्रणाली निर्णयों में आपसी परामर्श और सहभागिता को महत्व देती है। डेमोक्रेटिक है तो इसमें क्या है कि निर्णयों में आपसी परामर्श और सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जो नेता है वो जो नीचे काम करने वाले व्यक्ति हैं या जो अधीनस्थ हैं उनको बोलने के लिए प्रेरित करता है, उनकी समस्याओं को सुनता है, उनके सुझावों को सुनता है, उनकी शिकायतों को सुनता है। इसके अंतर्गत नायक अधीनस्थों से अभिप्रेरणाओं यानी पुरस्कार, कुशल निर्देशन, परामर्श, सहभागिता आदि के माध्यम से कार्य करवाने पर बल देता है। तो ये हम देखते हैं कि जो प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली है ये शैली एकदम भिन्न है ऑटोक्रेटिक या निरंकुश नेतृत्व शैली से। अब हम प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें है इस नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत नायक इस मान्यता में विश्वास करता है कि अधीनस्थ कार्य करना चाहते हैं। वहाँ तो वो सोचता था निरंकुश में कि वो कार्य करना नहीं चाहते हैं। यहाँ नायक ये मानता है, नेता ये मानता है कि अधीनस्थ कार्य करना चाहते हैं। यदि उन्हें उपयुक्त अवसर मिले तो वो कार्य करने में रुचि लेंगे, यानी उनको अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलने की बात है। यदि उनको अगर उपयुक्त अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अच्छा कार्य करने में रुचि रखते हैं। दूसरा, यह नेतृत्व प्रणाली अधिकारों का विकेंद्रीकरण करती है। जैसे अगर कंपेयर भी करें तो वहाँ पर अधिकारों का केंद्रीकरण था और यहाँ पर अधिकारों का विकेंद्रीकरण होता है। तीसरा, यह प्रणाली कार्यों के संबंध में सभी निर्णय संबंधित व्यक्तियों को लेने का अधिकार प्रदान करती है। मतलब जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक तरीके से लिए जाते हैं। चौथा, इस प्रणाली में अधीनस्थों के सुझाव तथा उनकी शिकायतों, समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। यानी
जो निरंकुश शैली थी उसमें तो प्रजातंत्र के बिल्कुल विपरीत थी और उसमें शिकायतों का, समस्याओं का, सुझावों का तो कोई स्थान ही नहीं था, उनको कुछ सुना ही नहीं जाता था। लेकिन इस प्रकार की प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली में अधीनस्थों के सुझावों, शिकायतों और समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है, इस प्रणाली में नायक अधीनस्थों से परामर्श करने तथा उन्हें प्रबंध में सहभागिता देने में विश्वास करता है। मतलब इस प्रकार की जो नेतृत्व शैली है डेमोक्रेटिक, इसमें जो नायक है वो क्या करता है, अधीनस्थों से परामर्श करने तथा उन्हें प्रबंध में सहभागिता देने में विश्वास करता है। इसमें अधीनस्थों की योग्यताओं का विदोहन करने की कोशिश की जाती है जिससे उनका विकास होता है। मतलब प्रजातांत्रिक जो विधि है या शैली है, इसमें क्या करते हैं कि हम अधीनस्थों की जो योग्यताएं हैं उनको भी विदोहन करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका भी विकास हो, उनका डेवलपमेंट हो। और लास्ट है, इसमें द्विमार्गीय संचार व्यवस्था पाई जाती है। जैसे निरंकुश या सत्तावादी जो शैली थी उसमें तो सिंगल कम्युनिकेशन सिस्टम था, ऊपर से नीचे की ओर आदेश निर्देश प्रसारित होते थे। यहाँ पर द्विमार्गीय संचार व्यवस्था, टू वे कम्युनिकेशन प्रणाली पाई जाती है जिसमें आदेश और निर्देश ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये दूसरी विधि हुई नेतृत्व की जिसे हम कहते हैं प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली। पहली हुई ऑटोक्रेटिक या निरंकुश या तानाशाही, दूसरी हुई प्रजातांत्रिक। अब तीसरी है स्वतंत्रवादी या उदारवादी नेतृत्व शैली। अब स्वतंत्रवादी या उदारवादी नेतृत्व शैली उपयुक्त जो दो शैलियाँ मैंने आपको बताई, इन दोनों से बिल्कुल भिन्न है। अब भिन्न कैसे है, क्योंकि स्वतंत्रवादी नेतृत्व वह है जो अपने अधीनस्थों और अनुयायियों कार्यों में प्रायः हस्तक्षेप ही नहीं करते। ये जो शैली है तीसरी, जिसको हम स्वतंत्रवादी या उदारवादी नेतृत्व शैली कह रहे हैं या इस नाम से इसको जानते हैं, इसमें क्या होता है कि जो अधीनस्थ या अनुयायी के कार्यों में प्रायः कोई हस्तक्षेप ही नहीं करता नेता। नायक उनके कार्यों में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करता है, या हम कह सकते हैं कि बहुत न्यूनतम हस्तक्षेप करता है, मिनिमम इंटरफेरेंस करता है अगर ज़रूरत हो तो। नायक अधीनस्थों को स्वतंत्रता पूर्वक या निर्बाध रूप से कार्य करने का अवसर देता है। मतलब जो नेता होता है वो अपने अधीनस्थों को निर्बाध रूप से कार्य करने की छूट देता है। इस नेतृत्व प्रणाली में अधीनस्थ संस्था के उद्देश्य के अनुरूप अपने उद्देश्य स्वयं तय करते हैं। मतलब ऑटोक्रेटिक में तो हमने देखा था कि नेता ही उद्देश्य तय कर देता है, प्रजातांत्रिक में नेता और अनुयायी मिलकर उद्देश्य तय करते हैं। और इसमें तीसरी विचारधारा में क्या होता है कि अनुयायी या जो फॉलोअर्स हैं या जो अधीनस्थ हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, ये संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपने उद्देश्य स्वयं तय कर लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं। अधीनस्थ अपने से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों की योजनाएं स्वयं बनाते हैं। मतलब अधीनस्थों को क्या कार्य करना है, नहीं करना है, ये सारी योजनाएं वे स्वयं अपने लेवल पर बनाते हैं और उनकी क्रियान्विति भी अपने स्तर पर ही करते हैं। अपने से संबंधित समस्त निर्णय लेने का अधिकार इनको होता है। इस प्रकार की नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत अधिकारों का जो है पूर्ण विकेंद्रीकरण होता है। मतलब पहली वाली में निरंकुश में तो अधिकार टोटली केंद्रीकृत थे, दूसरी प्रजातांत्रिक में अधिकारों का विकेंद्रीकरण थोड़े बहुत लेवल पर होता है, और इस प्रणाली में तो अधिकारों का हम देखते हैं संपूर्ण विकेंद्रीकरण होता है। नायक अपनी शक्तियों का उपयोग प्रायः स्वयं नहीं करता। जो नेता होता है वो अपनी शक्तियों का उपयोग स्वयं नहीं करता है, बल्कि अधीनस्थों का उनको प्रत्यायोजन करता है। वो डेलीगेट करता है, जो अधीनस्थ उनको अपनी सारी शक्तियाँ डेलीगेट करता है। वह केवल संकटकालीन परिस्थितियों, इमरजेंसी कोई सिचुएशन आती है उसमें ही इंटरफेयर करता है, अन्यथा वो किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत नायक कार्य प्रगति की जानकारी करता है तथा सभी के कार्यों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। अब हम स्वतंत्रवादी या उदारवादी नेतृत्व प्रणाली की कुछ विशेषताओं का भी अध्ययन कर लेते हैं। तो यह नेतृत्व शैली या प्रणाली यह मानती है कि कर्मचारी पूर्ण दक्ष और सक्षम है। मतलब ये जो शैली है तीसरी, ये मान के चलती है कर्मचारी कामचोर नहीं है, आलसी नहीं है, पूर्ण दक्ष है और सक्षम है। वे अपने समस्त निर्णय स्वयं ले सकते हैं तथा कार्य स्वयं कर सकते हैं। ये इस विचारधारा की या इस शैली की पहली विशेषता है। दूसरी है, इस प्रणाली के अंतर्गत सभी अधिकारों का पूर्ण विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। मतलब संपूर्ण विकेंद्रीकरण है, नेता अपने पास कोई अधिकार रखता नहीं, सारे के सारे अधिकार डेलीगेट करके अधीनस्थों को या अनुयायियों को सौंप देता है। तीसरा है, इस प्रणाली के अंतर्गत सभी अधीनस्थ अपनी योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। मतलब इस प्रकार की प्रणाली के अंतर्गत सभी अधीनस्थ अपनी योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। चौथा है, इस प्रणाली में नेतृत्व
अधीनस्थों के कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप करता है, मतलब उनके कार्यों में भी हस्तक्षेप बिल्कुल न के बराबर करता है, कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, उनको कार्य में स्वतंत्रता प्रदान करता है। पांचवा है, इसके अंतर्गत नायक समन्वय कार्य करता है, मतलब नायक जो है वो न तो उद्देश्य तय करता है इनके, न इनके कार्य तय करता है, ये स्वयं अपने उद्देश्य तय करते हैं, ये स्वयं अपने कार्यों का निर्धारण करते हैं। नायक का या नेता का काम या लीडर का काम तो केवल कार्यों का समन्वय करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है। और अंतिम विशेषता है, दो विशेषताएं और हैं। इसके अंतर्गत नायक अधीनस्थों को आवश्यक साधन, सूचनाएं तथा अधिकार प्रदान करता है, मतलब ये जो विधि है स्वतंत्रवादी विधि, इसमें नायक क्या करता है, नेता क्या करता है, अधीनस्थों को आवश्यक सूचनाएं, आवश्यक साधन या अधिकार प्रदान करता है जिनका वे स्वतंत्रता पूर्वक संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें अधीनस्थ जब आवश्यक समझते हैं स्वयं अपने नायक से परामर्श कर लेते हैं, मतलब अधीनस्थों को तो परामर्श करने की भी आवश्यकता नहीं होती, कार्य में उनको इतनी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। लेकिन यदि कभी अधीनस्थ या अनुयायी आवश्यक समझते हैं तो वो नेता से बातचीत या परामर्श या सलाह कर लेते हैं। और लास्ट है, इस प्रणाली में द्विमार्गीय संचार प्रणाली का, मतलब इसमें भी द्विमार्गीय है। जो फर्स्ट थी निरंकुश, उसमें ही सिंगल कम्युनिकेशन सिस्टम था। प्रजातांत्रिक में भी टू वे था और ये भी टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम में बिलीव करती है, किंतु इसमें संचार जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है और निरंकुश में हमने देखा था ऊपर से नीचे की ओर आदेश और निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ ये आपको जो मैंने नेतृत्व की शैलियाँ बताई हैं समझ में आ गई होंगी। 3 शैलियाँ प्रमुख रूप से होती हैं। कितने भी प्रकार के नेता क्यों ना हो, कितनी भी उनकी डिफरेंस मतलब काम करने के तरीकों में हो, लेकिन फिर भी मोटे रूप में हम इनको 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई, सबकी विशेषताएं बताई। पहला है निरंकुश, तानाशाही या सत्तावादी नेतृत्व, दूसरा है प्रजातांत्रिक और तीसरा है स्वतंत्रतावादी या उदारवादी नेतृत्व। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया नेतृत्व की विभिन्न शैलियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।